हेलो बच्चों, कैसी चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन बोर्ड्स की? होप सो अच्छी चल रही होगी और आप लोग सारे न्यूमेरिकल्स, सारे डेरिवेशन अच्छे से लगा रहे होगे। और आई एम वेरी सॉरी आज की वीडियो बहुत लेट आ रही है, बट मेरे भी कुछ एग्जाम्स चल रहे थे जिसमें मैं बिजी हो गया था। बट फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के साथ और स्वागत है एक बार फिर से आपका एकेडमिक प्रोग्रेशन में। मैं शुभम तिवारी। आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए। आज का लेक्चर जो होगा ना, वो डुअल नेचर ऑफ मैटर होगा। ठीक है, मतलब इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं पीवाईक्यूज के, और थोड़े से एक्स्ट्रा भी मैंने डाल रखे हैं। जितने भी ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस, जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल के बीच में मैं थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी देता हूँ, आप लोगों को पता है, जो कि न्यूमेरिकल में अप्लाई करके दिखाता हूँ मैं। वो सारे कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें आज इस लेक्चर में आप लोग के क्लियर हो जाएंगे। ठीक, जैसे मैंने वादा किया, धीरे 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 हम लोग सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड्स के एंड तक खत्म कर देंगे हम लोग। और इस लेक्चर्स के जितने भी लेक्चर्स मैं करा रहा हूँ, इनको आप मल्टीपल रिवीजन करो। ठीक है, देखो होता क्या है, मैं आपको बात बताता हूँ। थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान ले लो, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ज्यादा बकबक नहीं करूंगा मैं। देखो एक होता है 40 सोर्स लिया आपने, उसको एक बार पढ़ा, और एक बार होता है कि एक सोर्स लिया, उसको 40 बार पढ़ा। दोनों में बहुत फर्क है। एक सोर्स को जब आप कई बार रिवाइज रिवाइज करते हो ना, मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हो आप, जब एक सोर्स को, किसी एक सोर्स को, तो वो आपके जो फॉन्ट होता है, जो राइटिंग पैटर्न्स होते हैं, वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं। और जब एक जैसे मान लो एक ही डेफिनेशन है, आपने उसको 40 सोर्स से पढ़ा, हर सोर्स में फॉन्ट अलग है, हर सोर्स में वे ऑफ एक्सप्लेनेशन अलग है ना? तो आप देखो, लेकिन रिवीजन जो आपको करना है वो एक सोर्स से कई बार करना है। ठीक है, तो कोशिश किया करो, या तो आप कुछ अपनी हैंडराइटिंग में लिख के करो, या फिर आप किसी भी एजुकेटर से जुड़े हो, नो मैटर व्हाट, जिस भी एजुकेटर को आप प्रेफर करते हो, उसका जो सोर्स है उसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। ठीक है, वो आपका मेन सूत्र है सक्सेस के लिए। ओके, तो ठीक है, आज से लेक्चर स्टार्ट किया जाए, डुअल नेचर ऑफ मैटर। चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, मैंने वन शॉट बनाने की कोशिश की है, अब देखते हैं एंड तक बनता है कि नहीं, है ना? बोल तो मैं देता हूँ वन शॉट, कभी कभी वीडियो खींच जाती है लंबी एक्सप्लेनेशन में। देखो, वन शॉट न्यूमेरिकल पीवाईक्यूज इंक्लूडेड इसमें है। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, जो हम लोग बार बार रेफर करेंगे। जैसे कि जो मेन फॉर्मूलाज हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं, वो ये वाला फॉर्मूला होगा, एनर्जी इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, इसको भी मैं समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन हमारा इसी बारे में है। ठीक है, मोमेंटम के बारे में, ये यूज नहीं करना है, ये यूज करना है। उसके बाद ये यूज करेंगे हम लोग, फिर ये यूज करेंगे। ठीक है, फिर के मैक्स यूज करेंगे। ये सारी चीजें मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, मैंने लिख दिया है फॉर्मूला शीट। और अगर ये पीडीएफ आप लोगों को चाहिए होगा, तो मैंने लिंक में आप लोग के लिए टेलीग्राम चैनल एक बना दिया है। मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं उनके पीडीएफ्स वहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, लिंक्स के साथ, ऊपर वीडियो की लिंक मिलेगी और उसके जस्ट नीचे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो वहां पे तुम लोग ज्वाइन करो, और वहां मैं कुछ एक्स्ट्रा वर्कशीट जो है वो भी बना के अपलोड करूंगा। ठीक है, मतलब नॉट इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, बट इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, जिससे आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सको। ठीक, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहा है इसके बारे में देखते हैं। ये हमें कह रहा है, ये क्या हो गया, हाँ, ये हमें कह रहा है कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है। ठीक है सर, लाइट है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तुम्हें भी ऐसी अपनी आंखों को ट्रेंड करना है कि तुम ये सारे जो रेलेवेंट डेटा है वो देख सको। अच्छा, कभी कभी समझ में नहीं आता है क्या दिया है क्या नहीं दिया है, तो बेटा उसकी यूनिट्स दिखा करो, यूनिट्स। मतलब कभी कभी इंटेंसिटी दे देगा, बट तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि इंटेंसिटी है, तो उसकी यूनिट देख लो। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया है, मुझे दिख रहा है हर्ट्स। हर्ट्स क्या होता है? फ्रीक्वेंसी तो होता है। ठीक है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है? लेजर। अच्छा ठीक है, लेजर प्रोड्यूस कर रहा है। पावर दे दिया तुम्हें, पावर दे दिया। अब देखो, फ्रीक्वेंसी दिया, पावर दिया, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी दे दिया तो क्या तुम्हें इनडायरेक्टली एनर्जी नहीं दे दिया? कैसे सर? एनर्जी क्या होता है? एच इंटू म्यू। हाँ सर, एच इंटू म्यू है, तुम्हें म्यू दिया हुआ फ्रीक्वेंसी, तो तुम्हें एक तरीके से एनर्जी दे दिया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये बताओ मुझे, हमको तो पता है ना कि एनर्जी जो होता है वो होता है एच इंटू म्यू। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हम सब जानते हैं, 6.63, 10 का पावर -34। ठीक है, 6.66 भी होता है, 6.64 भी होता है, बट ठीक है चलेगा। म्यू कितना दिया हमें? फ्रीक्वेंसी बताओ, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी के डेटा यहाँ यूज कर लो। क्या है? 6, 10 का पावर 14,
ये तुम्हारा क्या है, एनर्जी। अब एक बात समझना, क्या सर, देखो जो पावर होता है ना वो n टाइम्स ऑफ E होता है। ये कैसे बात, ये कैसे कह रहे हैं सर n टाइम्स ऑफ E, ये तो नहीं समझ में आया। मैंने कहा देखो आगे देखो, ये जो n होता है ना n, इसको पता है क्या बोलते हैं? हाँ सर, क्या सर, नंबर ऑफ फोटॉन्स, नहीं, गलत, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। क्या बोलते हैं इसको? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। सर पर सेकेंड क्यों? मैंने कहा देखो, मुझे ये बताओ, एनर्जी की यूनिट जूल, यस सर, और नंबर की मैंने क्या बताया, पर सेकेंड, तो नीचे क्या है, जूल पर सेकेंड, और इसी को तो वॉट कहते हैं। तो अगर हमारे फॉर्मूला को डायमेंशनली करेक्ट होना है, यानी पावर के बराबर होना है, तो जूल पर सेकेंड ही होगा, जूल तो नहीं होगा। तो यहाँ पे जो नंबर आता है ना बेटा, वो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड आता है, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, तो मुझे क्या पूछ रहा है, एन ही तो पूछ रहा है। हाँ सर एन पूछ रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर एन पूछ रहा है तो एन का फॉर्मूला यहाँ से क्या आएगा, P अपॉन में E। पावर दे रखा है, ध्यान से देखो, पावर, यही तो पावर है। कितना दे रखा है पावर, 2, 10 का पावर -3। बिल्कुल, ये सर पावर दे दिया। एनर्जी, एनर्जी हमारे पास देखो ये रहा, तो एनर्जी जो है वो क्या है, 6.63, 10 का पावर -34 इंटू म्यू कितना था बताओ, 6, 10 का पावर 14, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। इसकी यूनिट क्या आएगी बताओ, इसकी यूनिट आएगी पर सेकंड। आंसर में ड्रॉप कर दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। होप तो समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो प्लीज कमेंट करना। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा सवाल। ये टेबल टेबल बेस्ड डेटा में तुम्हें आजकल क्वेश्चन दे रहा है ये, ठीक है, तुम्हारा कंसेप्चुअल डेप्थ चेक करने के लिए, आप कितना कंसेप्चुअली साउंड हो, वो सारे यही सब क्वेश्चन डिसाइड करेंगे, ठीक है। चलो बाकी सब क्वेश्चन झिलमिल झिलमिल होते हैं ना, टीनी टीनी क्वेश्चन, टीनी टीनी सवाल होते हैं, ये सब लगा लो पहले, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ, तुम्हें वेवलेंथ दे दिया। हाँ सर, अगर सर वेवलेंथ दे दिया, पहले दिमाग में ये सब बैकग्राउंड बैकग्राउंड स्टोरी चलती रहनी चाहिए कि अगर मुझे वेवलेंथ दिया तो उससे मैं क्या निकाल सकता हूँ। देखो मेरा दिमाग कैसे काम करेगा, वेवलेंथ दिया, ठीक है सर, वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे, कैसे सर, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है c बाई लैम्डा, हाँ सर, और एनर्जी इक्वल्स टू होता है एच म्यू, हाँ, तो सर एनर्जी इक्वल टू एच म्यू इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा। तो सर अगर मुझे लैम्डा दे दिया तो मैं उससे एनर्जी निकाल दूंगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई, ठीक। तो पहला केस एनर्जी निकाल सकते हैं भाई। अब ये देखो वर्क फंक्शन दिया हुआ, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या होता है, देखो आपने पढ़ा होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, पढ़ा होगा, एक मेटल का सरफेस है, उसमें अगर एक रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है तो फिर उससे इलेक्ट्रॉन्स का जो एमिशन होता है इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन, बोलते हैं ना, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो हर मेटल की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि बेटा अगर इसके नीचे आपने उसको फ्रीक्वेंसी दी तो वो एमिट इलेक्ट्रॉन्स को नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, तो उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या ये बात समझ में आई आपको? और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसको हम लोग बोलते हैं म्यू नॉट। क्या बोलते हैं बेटा? म्यू नॉट। इस म्यू नॉट को अगर आप h से मल्टीप्लाई कर दो, h मतलब प्लैंक कांस्टेंट, तो ये आपका बनता है क्या बेटा? वर्क फंक्शन। ऐसे इसको w नॉट से भी डिनोट करते हैं या फिर कभी कभी फाई नॉट से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वर्क फंक्शन हमें दे रखा है। मतलब वर्क फंक्शन का मतलब से, मतलब वर्क फंक्शन देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। एक बात बताओ, मुझे ये फ्रीक्वेंसी थी, इसको अपन जैसे ही h से मल्टीप्लाई किया तो एनर्जी बन गया। एनर्जी इक्वल्स टू h इंटू म्यू होता है ना, तो मतलब ये एनर्जी बन गया। अगर ये एनर्जी बन गया तो अब कॉन्सेप्ट क्या होगा कि सर, क्या देखो यहाँ पे, सर आप कह रहे थे इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। मैंने कहा हाँ, तो अगर मैं दोनों तरफ h से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा इससे, h इंटू म्यू, h म्यू नॉट। तो सर इसका मतलब क्या हुआ कि इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन देखना है तो, ठीक है। यहाँ पे आपको वर्क फंक्शन ही दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और हम किस में निकालते हैं हमेशा? जूल में। हम किस में निकालते हैं? जूल्स में निकालते हैं, राइट। अब देखो आगे, अगर ऐसा है तो मुझे एक बात बताओ, एनर्जी इक्वल्स टू क्या है? एच सी बाई लैम्डा। जैसे एच इंटू म्यू है, मैं लिख ही दे रहा हूँ ना, एच इंटू म्यू, बट हमें म्यू नहीं दे रखा ना यार, हमें म्यू कहाँ दे रखा है? तो हम विवश विवश हैं, हम क्या यूज करने के लिए? एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है बेटा? अब आगे सॉल्व करते हैं। h की वैल्यू तुम्हें पता है? हाँ सर, h की वैल्यू तो हम जानते हैं ना। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। लैम्डा क्या दिया हुआ बताओ? 412.5
0.5 नैनोमीटर। ठीक है, ये तुम्हें क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ। नैनोमीटर में है, आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो इसको। कैसे सर, देखो h यूज कर लेना, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 10 का पावर 8 अपॉन वेवलेंथ जो है वो है 412.5 नैनोमीटर में है, तो नैनोमीटर के लिए क्या यूज करते हैं बेटा 10 का पावर -9, क्योंकि एक मीटर में 10 का एक नैनोमीटर में 10 का पावर -9 मीटर होता है। ठीक है, इससे जो एनर्जी आएगी याद रखना, ये एनर्जी आपकी जूल्स में आएगी। किस में आएगी, जूल्स में। बट क्या मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है डेटा, हाँ सर। सर एक काम करें क्या, सर जितना डेटा है ना, जितना डेटा है इनको मैं जूल में कन्वर्ट करूंगा। मैंने कहा मत करना, मत कर लाला। सुनो क्यों, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, सबको तुम्हें जूल में करने से अच्छा है ना कि जो जूल में तुम्हें मिला है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर लो। गलत बोल रहा हूं तो बताओ। तो यहाँ पे अगर हम लोग जितना डेटा है हमारे पास, इनको ना करके मैं इनको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है। अच्छा सर इसका मैट्रिक क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, मैं कहा देखो क्या है बताता हूँ, मैं बताता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बेटा कितना जूल होता है, 1.6 10 का पावर -19 जूल। अच्छा सर समझ में आ गया। सर क्या करें, 1.6 10 का पावर -19 से मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें। अक्सर बच्चे इसी में होली खेलते रहते हैं कि सर डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है। मैंने कहा यूनिटरी मेथड पढ़ा था क्लास 8 में, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, वही लगा के दिखाता हूं मैं। देखो मुझे एक बात बताओ, अगर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल, तो एक जूल में कितना, बताओ एक जूल में कितना, डिवाइड करोगे भाई। 4 पेंसिल का दाम 20 रुपए, तो एक पेंसिल का दाम 20/4 करते हो ना। तो यहां पे क्या करोगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1.6 10 का पावर -19, इतना ही होगा। ठीक है, तो इतने जूल में कितना, इतने जूल में कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इससे मल्टीप्लाई करने का मतलब ये वाली वैल्यू बेटा आपके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगी। बात समझ में आ रही है, ये 1 तो ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा और ये वाला पार्ट हमारा इधर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे, अगर ऐसा होगा तो मेरे पास जो एनर्जी आई फाइनली वो क्या आई, वो आई h 3 10 का पावर 8 अपॉन वेवलेंथ कितना था 412.5 10 का पावर -9, मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है तो 1 अपॉन 1.6 10 का पावर -19। ये किस में आ गया बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सर लेकिन एनर्जी क्यों निकाल रहे थे आप, ये निकाल ही क्यों रहे हैं एनर्जी, देखो मैंने बोला ना, तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच वन विल शो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, कौन इसमें से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शो करेगा। तो देखो शो वही करेगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो, जिसके लिए इंसिडेंट एनर्जी उसके वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग बस कि इसकी वैल्यू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई। कितनी आई बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसके भी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा ना, जिसके भी वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाएगा। अच्छा कहने का मतलब देखो, ये देखो 4 इससे ज्यादा होगा, हो जाएगा। 2.1 इससे ज्यादा है 4, हो जाएगा। 3.20 इससे ज्यादा है, हो जाएगा। 4.17, अब 4 जो है वो 4.17 से कम है, तो मॉलिब्डेनम केस में हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। ठीक है, चिंता मत करो, इसका आंसर मैं ड्रॉप करूंगा, तुम लोग भी सॉल्व करना। चला जाए अगले क्वेश्चन पे। बिल्कुल, एक और क्वेश्चन आ गया, क्या कह रहा है देखो एक फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है किससे, मेटल सरफेस से। ठीक है, वेवलेंथ दे दिया लैम्डा, फिर वही दिमाग पीछे, वेवलेंथ दे दिया, एनर्जी निकाल देंगे hc/लैम्डा। ठीक है, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.54 वोल्ट। अब ये क्या दे दिया सर, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल। देखो नेगेटिव पोटेंशियल को हम लोग एक टर्म से यूज करते हैं जिसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब देखो इलेक्ट्रॉन जब एमिट हो रहा है तो एमिट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं वो रुक जाए, तो उसके लिए आपको एक उसके अपोजिट में एक पोटेंशियल यूज करना पड़ता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं नेगेटिव पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है, और यहां पे जो नेगेटिव पोटेंशियल है उसको एक और नाम देते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब एक ऐसा पोटेंशियल जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को रोक दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसी को रिटार्डिंग पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, वो तुम्हें दिया हुआ है, और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ना, उसको हम लोग डिनोट करते हैं V नॉट से। म्यू नॉट नहीं, म्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये V नॉट है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है,
वी नॉट जो है वो कितना दिया हुआ है 0.54 वोल्ट। सर नेगेटिव है, नेगेटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव लगाइए। नहीं, ठीक है, वो बस नाम का नेगेटिव है, ठीक। 0.54 वोल्ट दे दिया तुम्हें। और क्या दे दिया बेटा, वेवलेंथ दे दिया। वेवलेंथ कितना है 300 नैनोमीटर वेवलेंथ है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। कैसे, 300 इंटू 10 का पावर -9 मीटर, ये क्या आ गया बताओ, वेवलेंथ आ गया। ठीक है, फिर क्या निकालना है इससे एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। इंसिडेंट फोटोन, यार ये तो बहुत ही आसान हो गया। इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी पहला देखो, अगर मुझे एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन पूछ रहा है तो मुझे तो फॉर्मूला पता है, क्या सर, एच सी बाई लैम्डा, ये जानते हैं हम लोग। हाँ सर, एच की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, लैम्डा की वैल्यू पता है। तो अगर ये सारी वैल्यू हमें पता है, हम लोग पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन आ जाएगा। फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब ये क्या है देखो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स, जो के मैक्स होता है ना, वो बराबर होता है, याद रखना हमेशा, ईवी नॉट के। ये हमारा एक फॉर्मूला है, के मैक्स इसके बराबर होता है बेटा ईवी नॉट। ई सर क्या है, ई जो है आपका वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है बताओ, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वी नॉट जैसा कि हमें पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी क्या है, वी नॉट क्या है बताओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये हमारे पास क्या हो गया वी। अगर ये है हमारे पास ई वी नॉट, तो इससे क्या आ जाएगा बताओ, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। पुट कर दोगे, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है बेटा 1.6 10 का पावर -19 कूलम। और वी नॉट आपको देखो सवाल में दिया हुआ है, ये देखो ये वी नॉट है 0.54 वोल्ट है ना, ये हम लोग वी नॉट की जगह यूज कर लेंगे। अब आगे देखो, वर्क फंक्शन बताना है। वर्क फंक्शन सर आपने बताया था क्या, एच म्यू नॉट, म्यू नॉट सफर फ्रीक्वेंसी थी, और वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एच म्यू नॉट। इसके जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखा था हमने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करने सारे आंसर को, ठीक है। तो मतलब ये जो एनर्जी यहाँ पे आएगी वो जूल में आएगी, फिर उसको 1.6 10 के पावर -19 से डिवाइड कर देना, है ना, तो वो किसमें आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दिया है 10 के पावर -34 जूल पर सेकंड। वर्क फंक्शन पूछा है, तो वर्क फंक्शन कैसे, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या लगा देंगे बताओ, वर्क फंक्शन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एच म्यू नॉट। ये होता है बेटा वर्क फंक्शन का फॉर्मूला, इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर ये वर्क फंक्शन का फॉर्मूला है तो मुझे बस वैल्यू डालनी है। म्यू नॉट तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, देखो यहाँ पे, अच्छा म्यू नॉट दे दिया ही नहीं तुम्हें, ओके। तो फिर क्या किया जाए, तो फिर क्या किया जाए, तो देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा तुम्हें। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का एक इक्वेशन होता है बेटा, क्या इक्वेशन होता है, देखो ध्यान से, एच म्यू इंसिडेंट हुई एनर्जी, कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन के फॉर्म में यूज हो गई, और बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकल जाती है। यही होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। मतलब सर क्या कह रहे हो आप, एच म्यू एनर्जी इंसिडेंट हुई, मैंने कहा हाँ। एच म्यू नॉट सर वर्क फंक्शन, हाँ, प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही कह रहे हो, मैंने कहा बिल्कुल, यही हमारा इक्वेशन होता है, ठीक है। मुझे ये बताओ, ये जो एच म्यू है, ये एच म्यू, ये क्या है, ये यही तो है एच सी बाई लैम्डा। भाई सी बाई लैम्डा हमारा म्यू था, तो एच म्यू को ही तो मैंने सी बाई लैम्डा लिखा, एच सी बाई लैम्डा, तो ये हमारी वैल्यू तो है ही यहाँ पे। अब ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब जब यहाँ यूज हो जाएगा तो एच म्यू नॉट जो है वो क्या है, वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी आपने निकाली है बेटा, इससे क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी। अगर इससे काइनेटिक एनर्जी आएगा तो मुझे ये बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। बट तुम्हें क्या काइनेटिक एनर्जी निकालना है, नहीं, क्या निकालना है, वर्क फंक्शन निकालना है। तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला देखेंगे ना, वो क्या बनेगा, एच म्यू माइनस का काइनेटिक एनर्जी। और एच म्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्क फंक्शन, या तो फाई से डिनोट किया हूं मैं इस पे, तो फाई ले लेता हूं, फाई माइनस का के, ठीक है। क्या लिख रहा हूं मैं बार बार, यहाँ पे फाई नहीं होगा, एक मिनट, एच म्यू नॉट को फाई लिखेंगे ना, हाँ एच म्यू नॉट को फाई लिखेंगे, और यहाँ पे आएगा एच म्यू माइनस से काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एच म्यू आपने ऊपर निकाला है एच सी बाई लैम्डा, काइनेटिक एनर्जी क्या निकाला आपने, ईवी नॉट, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा माइनस ईवी नॉट, ठीक है। तो अच्छा, अब इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्यों सर, देखो, जब तुम ये निकाले होगे तो जूल में आएगा, इसको जब 1.6 10 का पावर -19 से डिवाइड कर दोगे तो ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब दोनों वैल्यू आपने अलग अलग निकाल रखी है तो उनका डिफरेंस भी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा,
बात समझ में आ रही है? बस तो लास्ट वाले को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद आ जाएगा। चलो अगले सवाल पे, ग्राफिकल क्वेश्चन आ गया, इसको निपटाते हैं, बड़ा फटाक से तेजी से निपटाएंगे, देखो कैसे। अब ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ग्राफिकल क्वेश्चन भर भर के पड़े, भर भर के, ठीक है। और एक वीडियो में लाऊंगा जहां पे ना डुअल नेचर ऑफ मैटर के जितने ग्राफ वाले क्वेश्चन है, ग्राफ वाले, ये इससे ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, उन सारे ग्राफ वाले क्वेश्चन को निपटा देंगे हम, ठीक है। इसके बाद ही लाऊंगा मैं ग्राफ वाले क्वेश्चन वाले वीडियोस, जहां पे सारे ग्राफ के क्वेश्चन खत्म, कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा उसका, ठीक है। ये तो बस सैंपल है, देखो ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा, सारे सवाल जो मैं डाला हूं इसमें ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे हुए सवाल है। अब यहां तो क्या कह रहा है, एक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, किसके लिए, सोडियम के लिए, ठीक है सर। कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज मतलब वही स्टॉपिंग पोटेंशियल बताया था मैंने, जो फोटोइलेक्ट्रॉन एमिशन को रोक दे रहा था, उसी को हम लोग बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज, ठीक। किसके अगेंस्ट है, फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट है, ठीक है सर। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब आज हम तुम्हें एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की नई डेफिनेशन बताएंगे, तुम लोग को याद रखना है, ठीक। क्या है वो डेफिनेशन, सुनो मेरी बात। अभी तक तुमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की एक डेफिनेशन सुनी होगी जो कहता है कि बिलो दिस नो फोटो इलेक्ट्रॉन कैन बी एमिटेड। ये सुना होगा तुम लोगों ने, अगर आप किसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से नीचे देते हो तो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा, और उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं बताओ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, ठीक है। अब देखो आगे, अब इसको मैं लिंक करूंगा स्टॉपिंग पोटेंशियल से। कैसे सर स्टॉपिंग पोटेंशियल, मुझे एक बात बताओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल का रोल क्या था? स्टॉपिंग पोटेंशियल का रोल ये था कि जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसको रोका जा सके, यही तो रोल था। हाँ सर। क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन एमिट होगा? आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा देना पड़ेगा। तो जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे, ध्यान से, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं हो रहा है तो क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं हो रहा है तो क्या आपको किसी भी तरीके के वोल्टेज की जरूरत है उसको रोकने के लिए? ना भाई, एमिट होगा तब तो आप रोकोगे। तो जब एमिट ही नहीं हो रहा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? जीरो। क्लियर है बात? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है बताओ? जीरो। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो है तो जब स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो रहा होगा ना, उस टाइम जो फ्रीक्वेंसी रही होगी उसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मजा आया? चलो अभी अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो क्या कह रहा है, ये देखो ये एक्सिस जो हमारी है ये थ्रेशोल्ड कट ऑफ वोल्टेज की है, यानी नेगेटिव पोटेंशियल यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये फ्रीक्वेंसी है। हाँ सर, ये ऐसा ग्राफ दे रखा है लीनियर। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों बना वो मैं बताऊंगा, ठीक है। ये ऐसे ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है सर। मुझे ये बताओ, ये 4 है, ये 5 है, दिख रहा होगा, तो इसके बीच में क्या आएगा? 4.5। इसके बीच में क्या आएगा? 4.5 आएगा, 4.5। और देखो यहाँ पे एक सफिक्स यूज किया है 10 का पावर 14, तो यहाँ पे हम लोग 10 का पावर 14 भी यूज कर लेंगे, 10 का पावर 14 हर्ट्ज इसके बीच फ्रीक्वेंसी है। स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो ये है कट ऑफ वोल्टेज, देखो जब ये जीरो है तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4.5, ठीक है। फिर जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है, लेकिन जब स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो था तब फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 4.5। तो अभी जैसे मैंने बताया ना, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो तो जो फ्रीक्वेंसी होगी उस टाइम वही हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। तो पहले का आंसर तो ग्राफ देख के आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्या सर फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया? फर्स्ट पार्ट का आंसर है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है बेटा वो है 4.5 10 का पावर 14। ये हमारा क्या आया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 4.5 10 का पावर 14 हर्ट्ज। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है सर। सेकंड, अरे तुझ पूछिए सवाल। सेकंड, वर्क फंक्शन पूछा है यार। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन होता है एच म्यू नॉट। एच के लिए तुम्हें पता है, म्यू नॉट तुम्हें ये दे दिया, ये तो हमने निकाल लिया म्यू नॉट, इनको मल्टीप्लाई कर लो, वर्क फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? चला जाए आगे। ठीक। एक और ग्राफिकल क्वेश्चन फिर से, जैसे मेरी आदत है मैं लगातार कई सारे सिमिलर क्वेश्चन डाल देता हूं ताकि तुम लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से लग सके। अब यहां पे भी देखो क्या पूछ रहा है, किसके बीच में ग्राफ है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, वर्ड यूज कर दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल, किसके अगेंस्ट है? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट है, ठीक है सर। क्या पूछा है? प्लैंक कांस्टेंट। क्या पूछा है बेटा? प्लैंक कांस्टेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें मैं रीजन दूंगा कि ये जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, ये स्ट्रेट लाइन ये क्यों बन रहा है, ठीक है। देखो कैसे, मुझे ये बताओ, अभी ऊपर हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था क्या सर, कि एच म्यू जो होता है ना वो एच म्यू नॉट प्लस
काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। हाँ सर, ये आपने बताया था, ठीक है, ये आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन है, ठीक है। अगर ऐसा है तो मुझे ये बताओ, मैंने ये भी तुम्हें बताया था कि काइनेटिक एनर्जी को हम लोग ईवी नॉट लिखते हैं। देखो यहाँ पे, कहाँ पे गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ईवी नॉट, ये देखो ये दिख रहा है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या लिखते हैं बताओ, ईवी नॉट। अगर ऐसा लिखते हैं तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को ईवी नॉट लिख सकते। सर क्यों हाफ एम वी स्क्वायर क्यों नहीं लिख रहे हैं सर? क्योंकि देखो बेटा, यहाँ पे हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है ना, वो फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में ग्राफ करना है प्लॉट। तो फॉर्मूला भी आप किसका लगाओगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल का लगाओगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब आगे देखो, एच म्यू, मुझे ये बताओ y एक्सिस पे कौन विराजमान है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। y एक्सिस पे कौन विराजमान है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक तुम लोग को पता होगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है क्या, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। नॉन मैथ्स वालों को भी पता होगा, क्लास 9th में ये पढ़ाया गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वो अप्लाई करना है हम लोग को, कैसे अप्लाई करेंगे देखो, y जो है उसका कोफिशिएंट क्या है बेटा, 1। तो यहाँ पे पहचान लो ना कि y एक्सिस पे कौन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल तो हमें यहाँ दिख रहा है। तो मतलब ये हमें एलएचएस में चाहिए, एलएचएस में चाहिए, और उससे कोफिशिएंट कोई नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए कोफिशिएंट। तो वैसे ही बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखो, मुझे ये बताओ, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ई वी नॉट इक्वल्स टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, लिखा रह सकता है? हाँ सर, लिखा रह सकता है। ये जो ई है उसको अगर मैं डिवाइड भेज दूं, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिवाइड में माइनस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पता है तुमको। तो वी नॉट की जो वैल्यू आएगी बेटा, वो क्या आएगी, एच म्यू अपॉन क्या आ जाएगा, ई, एच म्यू अपॉन ई माइनस एच म्यू नॉट, दोनों ही मैंने म्यू लिख दिया क्या, नहीं नहीं ठीक है, यहाँ पे ये जो है नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, एच म्यू नॉट, ठीक है, एच म्यू नॉट अपॉन में क्या, E। ये बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब इसको कंपेयर करो स्ट्रेट लाइन से, कैसे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो। देखो y की जगह पे v नॉट है, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो ठीक है सर, y की जगह पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है, समझ में आ गया सर। x की जगह पे क्या है, x की जगह पे फ्रीक्वेंसी है, तो यहां भी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। मुझे ये बताओ m की जगह पे क्या है, m की जगह पे क्या है, h बाई ई, और इस m को क्या बोलते हैं, स्लोप, क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, ठीक है। जब कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू क्या आएगी, h बाई ई, और इसी को हम लोग बोलते हैं tan थीटा, स्लोप को क्या बोलते हैं, tan थीटा, ठीक है। और tan थीटा को पता होगा क्लास 10th, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। मतलब अगर आप इसका ग्राफ का आप अगर स्लोप निकाल दो, स्लोप यानी tan थीटा निकाल दो, ठीक है, और उसको कंपेयर कर दो h बाई ई से, तो आपका प्लैंक कांस्टेंट आ सकता है। सर नहीं समझ में आया, मैंने कहा देखो ये ग्राफ है हमारा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा तो समझ में आ रहा है ना, कि देखो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन लग रहा है। देखो ये वी नॉट यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये फ्रीक्वेंसी, तो भाई डिग्री 1 है ना, यहाँ पे डिग्री 1 है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है बीच में, तो स्ट्रेट लाइन ही बनता है। इसको बोलते हैं बेटा वाई इंटरसेप्ट। ये क्या है, वाई इंटरसेप्ट, मतलब सी को ये कहाँ काटेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए ये ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, इसीलिए, वरना ये ओरिजिन से पास होता, ठीक है। अभी ये ओरिजिन से पास क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई इसका वाई इंटरसेप्ट है, मतलब ये नीचे वाई से काटेगा और नेगेटिवली काटेगा। देखो ध्यान से, सी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, सी कांस्टेंट होता है, सी क्या होता है, कांस्टेंट। मुझे ये बताओ, एच भी कांस्टेंट है, म्यू नॉट हर मेटल के लिए कांस्टेंट होता है, थर्मल फ्रीक्वेंसी, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो कांस्टेंट है ही, तो ये सारी एंटिटी मिलके भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। जब सारी एंटिटी मिलके कांस्टेंट आएगी तो हमारा जो ये पूरी वैल्यू होगी, ये पूरी वैल्यू, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसी को हम लोग वाई इंटरसेप्ट कहते हैं, ठीक है। ओके सर, समझ में आ गया। तो मुझे क्वेश्चन ने पूछा है कि प्लैंक कांस्टेंट निकाल दो, तो जैसे हमने देखा कि प्लैंक कांस्टेंट यहाँ पे छिपा हुआ है, और ये बराबर, ये एंटिटी बराबर है किसके, p बाई बी के। तो अगर मैं p बाई बी निकाल दूं, p बाई बी निकाल दूं, और उसको h बाई ई से इक्वेट कर दूं, और e को फिर मल्टीप्लाई के लिए भेज दूं, तो h नहीं आ जाएगा, e क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही तो है, वो तुम्हें पता ही है, तो h आ जाएगा। हाँ सर। तो ये क्वेश्चन पूछता है तुम्हें, कभी कभी ऐसे भी आता है, ये तो न्यूमेरिकल पोर्शन में दे दिया, कभी कभी ऐसे पूछता है, हाउ कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट ग्राफिकली। तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है कि स्लोप कैसे, स्लोप क्या होता है इसका, आप स्लोप निकालोगे, उसको h बाई ई से इक्वेट करोगे, e को मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके आप ये सब वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो इसका p यहाँ पे थीटा बन रहा है, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, यानी जो ये लेंथ है हमारे पास, ये लेंथ, ये क्या है, परपेंडिकुलर हुआ।
और ये लेंथ क्या हुआ, बेस हुआ, क्या हुआ बताओ, बेस। ठीक है सर, अगर ये बेस है तो परपेंडिकुलर कितना है भाई, ये लेंथ जो होगी वही तो ये लेंथ होगी, तो कितना है 1.23, कितना है बताओ 1.23, ये क्या है परपेंडिकुलर। बेस बताओ, देखो ये 4 ये 6 तो बीच में 5 यहाँ लिखा भी है, तो 5 से लेके 8 के बीच का डिफरेंस कितना है 3, कितना है 3, तो बेस कितना हो गया बताओ, बेस की वैल्यू आ गई 3 10 का पावर 14, कहाँ लिखूं मैं इसको, यहाँ लिख देता हूँ, रुक जाओ, ये हटा दो यहाँ पे, ये जो वैल्यू है बेस की ये कितनी है 3 10 का पावर 14 हर्ट्ज। क्या ये बात समझ में आ रही है, 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3, मतलब दिस अपॉन दिस, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये और ये थीटा है हमारा, ये क्या है बताओ, ये थीटा है। tan थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे tan थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है बेटा tan थीटा, अरे कैपिटल टी नहीं, 1.23 अपॉन 3 10 का पावर 14, ये tan थीटा आ गया, और इसी को इक्वेट कर दो किससे, h बाई ई से, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से बताओ, h की वैल्यू आ जाएगी e मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ जाके, इससे मल्टीप्लाई होगा, और e है क्या, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का अगर चार्ज है तो 1.6 10 का पावर -19 इंटू 1.23 अपॉन 3 10 का पावर 14, ये तुम्हारी जो आगे वैल्यू है किसकी, जब इसको कैलकुलेट करोगे ना तो ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। क्या ये बात क्लियर है, यूनिट्स लिखना है इसके, बात समझ में आ रहा है, यूनिट क्या होगा प्लैंक कांस्टेंट का, बताओ मुझे, E इक्वल्स टू एच म्यू होता है ना, एच म्यू, तो एच की वैल्यू क्या आएगी, E बाई म्यू, है ना, म्यू क्या होता है फ्रीक्वेंसी यानी पर सेकेंड, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी बताओ, जूल सेकेंड। क्लियर है बात, ठीक, चला जाए आगे। तो ये एक दूसरा ग्राफिकल क्वेश्चन था जो हमने किया। ये ग्राफिकल क्वेश्चन देखो, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, अब तो उड़ा दोगे तुम लोग। क्या पूछ रहा है, दो मेटल है पी और क्यू, ग्राफ किसके बीच है, पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी, तब से वही तो पढ़ते आ रहे हैं, पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी। कह रहा है कौन सा ऐसा मेटल इसके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हाईयर होगी, क्या होगी हाईयर, थ्रेशोल्ड मैंने क्या बताया था, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जहां पे हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 हो, यही तो होगा थ्रेशोल्ड। तो मुझे ये बताओ, ये और ये ऐसी फ्रीक्वेंसी जहां पे हमारा वोल्टेज क्या है 0 है, दिख रहा है, बताओ ये 4 है ये 6 है ना, तो ये 5 रहा होगा, और ये कहीं बीच में आ रहा है वैल्यू, बीच में है ना, तो अगर बीच में आ रहा है तो ये 4 ये 3, तो ये 3.5 रहा होगा, क्या रहा होगा 3.5। ठीक है, मुझे पूछा है हाइयर, देखो ध्यान से, हाइयर तो हाइयर तो क्यू का ही है ना, क्यू का 6 दिख रहा है हमको, इससे कुछ 3.5 दिख रहा है, तो हाइयर का आंसर क्या होगा बताओ, तो मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू क्या हो जाएगा बताओ, 6 10 का पावर 14 हर्ट्स, ये क्या है बताओ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल क्यू। क्लियर है बात, ठीक है, अब आगे देखो, डिटरमाइन द वर्क फंक्शन विच हैज ग्रेटर वैल्यू। ठीक है यार, अगर वर्क फंक्शन बोला है तो h इंटू म्यू नॉट कर देंगे, अगर q का मुझसे पूछ रहा है तो इसका वर्क फंक्शन क्या होगा, h इंटू म्यू नॉट, तो इससे क्या निकाल देंगे हम लोग, वर्क फंक्शन आ जाएगा q का। फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इंसिडेंट जो हुई है फ्रीक्वेंसी वो इतनी हुई है। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, अगर ये सवाल है हमारे पास तो मुझे ये बताओ, इक्वेशन क्या जानते हैं, एच म्यू इक्वल्स टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, एच म्यू नॉट क्या था, वर्क फंक्शन था एच म्यू नॉट, तो मुझे ये बताओ ये वर्क फंक्शन आपने सेकंड स्टेप में निकाला होगा, निकाला होगा, हाँ सर। म्यू तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है, हाँ सर म्यू दे रखा है क्वेश्चन में, पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो एच इंटू म्यू कितना है बताओ, 8 10 का पावर 14 माइनस एच म्यू नॉट, एच म्यू नॉट आपने यहां से निकाल लिया होगा यहाँ से, तो मतलब मैं लिख भी दे रहा हूँ फिर भी, एच इंटू म्यू नॉट कितना था क्यू के लिए, 6 10 का पावर 14, देखो यहाँ पे लिखा है ना 6 10 का पावर 14, अगर ऐसा है तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6 10 का पावर 14, कॉमन ले लो h, तो अंदर क्या आएगा 8 माइनस 6 यानी कि 2 10 का पावर 14, इतना जूल हमारा क्या आ गया आंसर, h से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.63 का मल्टीप्लाई कर देंगे, समथिंग 12 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, ये क्या आ गया बताओ, काइनेटिक एनर्जी आ गया। क्लियर है यहाँ तक, चला जाए आगे। अब यहाँ पे देखो एक नया कॉन्सेप्ट आने वाला है जिसको हम लोग बोलते हैं डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट क्या होता है सर, डुअल नेचर ऑफ मैटर की बात करो और डी ब्रॉगली ना है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो डी ब्रॉगली एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था कि हमें समझाया था कि जो मैटर होता है ना बेटा, उसके पास दो प्रॉपर्टी होती है, दो प्रॉपर्टी।
कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? पहली प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल की, दूसरी प्रॉपर्टी होती है वेव की, मतलब एक वेव नेचर एक पार्टिकल नेचर। तो उन्होंने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, अभी हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ रहे तो मैं उस पर जाऊंगा भी नहीं। उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया था, क्या उन्होंने बताया था? लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी या फिर एच अपॉन एम वी, ये उन्होंने बताया था। ठीक है, कैसे बताया था? उन्होंने इस इक्वेशन का यूज किया था, ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर आइंस्टाइन का, और प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक की क्या था वैल्यू? एच म्यू। ठीक है, ये हमारी मैक्स प्लैंक की थ्योरी थी और आइंस्टाइन की थ्योरी थी एम सी स्क्वायर। उन्होंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया था, तो उससे क्या हो गया था? यहीं से ये वैल्यू निकल के आई थी, एच अपॉन एम वी, यहीं से हम लोग निकाले थे। ठीक है, ये थ्योरी में पढ़ा होगा आपने। चलो आगे चलते हैं। मुझे ये बताओ, मोमेंटम का एक और फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा है क्या सर? क्या पढ़ा है सर? मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है सर? हाफ एम वी स्क्वायर। मैं बोलूँ अगर तुम्हें यहाँ भी m से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी m से मल्टीप्लाई करो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा सर? क्या और ये हो जाएगा ना, एम स्क्वायर वी स्क्वायर। बिल्कुल। अब एक बात बताओ, एम वी क्या होता है? एम वी क्या होता है? मोमेंटम। हाँ सर, मोमेंटम होता है। तो अगर एम वी मोमेंटम है तुम्हारा, तो ये क्या हो जाएगा? ये वैल्यू जो है तुम्हें पास क्या आएगी? पी स्क्वायर अपॉन टू एम। आएगी नहीं आएगी? और ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है मरते दम तक, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी तो मोमेंटम ही है, यहाँ पे क्या है? मोमेंटम है। तो मुझे ये बताओ, यहाँ से P की वैल्यू क्या आएगी? ये वैल्यू क्या आएगी? रूट टू के एम आएगी वैल्यू। तो मोमेंटम को हम लोग रूट टू के एम से रिप्लेस कर सकते हैं। होप सो ये समझ में आ रहा हो। अगर ऐसा कर सकते हैं तो वेव लेंथ का एक नया फॉर्मूला बच्चों आपके सामने बन के आता है, वो होता है h अपॉन पी। तो हो ही रहा था, और P की जगह पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? टू के एम यूज कर सकते हैं। हाँ सर। सर क्या सर, काइनेटिक एनर्जी भी आपने बताया था? हाँ बताया था। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? E इंटू वी नॉट होता है काइनेटिक एनर्जी। अगर E इंटू वी नॉट होता है तो H अपॉन टू एम, तो ऐसे ही छोड़ दो, ये क्या हो जाएगा बताओ? ई वी नॉट। तो ये फॉर्मूला हम लोग अभी बहुत जगह अप्लाई करेंगे। तो ये पूरा चेन जो है इस फॉर्मूले का, ये चेन, ये आप लोग को याद रखना है। या तो आप लॉजिकली याद रखो, है ना, या तो आप आगे इसको अप्लाई कर सको लॉजिकली वैसे। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि 100 वोल्ट का पोटेंशियल है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जा रहा है। एक्सेलरेट करने का मतलब सर देखो होता क्या है, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जो पढ़ा था, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है ना। जब वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल्स टू क्यू ई। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल होगा, है ना, तो पोटेंशियल की वजह से ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, और इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो फिर चार्ज एक्सेलरेट कर गया। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 100 वोल्ट। ठीक है सर, तो मुझे क्या बताओ, क्या मुझे वी नॉट दे दिया है? पेज खत्म हो गया, ऐड कर लेता हूँ मेरे को। ठीक है, तो मुझे वी नॉट दिया है। अब देखो एक बात, इलेक्ट्रॉन के लिए तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। ये जो फॉर्मूला है ध्यान रखना, ये फॉर्मूला ये किसी भी पार्टिकल के लिए चलेगा, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, सबके लिए चलेगा। बट तुम्हें इलेक्ट्रॉन के लिए एक फॉर्मूला रटवाया जाता है, वो मैं लिख देता हूँ। देखो एच एक कांस्टेंट है, हाँ सर। टू कांस्टेंट है, हाँ सर। एम जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 9.1 10 का पावर माइनस 31 kg। हाँ सर। जो यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है ई, ई की वैल्यू क्या होती है बताओ? ई की वैल्यू 1.6 1.6 10 का पावर माइनस 19 कूलम। हाँ सर, जब ये पुट कर दोगे ना तो यहाँ से तुम्हें एक वैल्यू निकल के आती है वेवलेंथ की, और वो निकल के आती है, क्या आती है? हाँ, 1.23 अपॉन रूट वी। वी यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल है। क्या है बताओ? पोटेंशियल है। वी ही क्या है बताओ? पोटेंशियल। और एक बात ध्यान रखना, ये जो वैल्यू आई है बेटा, ये एंगस्ट्रॉम में आई है। किसमें आती है बताओ? एंगस्ट्रॉम में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, 1.23 अपॉन रूट वी। ठीक है, तो जब भी मुझे वेवलेंथ की बात करें और पोटेंशियल की बात करें तो सीधे हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यही वाला फॉर्मूला, 1.23 अपॉन रूट वी। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो बताओ मुझे पोटेंशियल कितना दिया है? 100 वोल्ट। क्या पूछ रहा है? वेवलेंथ। क्या पूछ रहा है? वेवलेंथ। तो निकाल देंगे, क्या दिक्कत है? अगर मुझे ऐसा ही पूछा है तो फर्स्ट पार्ट देखो कितना आसान हो गया। फर्स्ट पार्ट वेवलेंथ इक्वल्स टू क्या होगा? 1.23 अपॉन रूट में क्या बताओ? वी। हाँ सर। अगर ऐसा है तो 1.23 अपॉन रूट वी यानी रूट ऑफ 100। रूट ऑफ 100 क्या होता है बेटा? 10। क्या होता है? 10। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.123। आंसर क्या आ गया बताओ? 0.123। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। एंगस्ट्रॉम किसमें बताओ? एंगस्ट्रॉम में 0.123 एंगस्ट्रॉम। ये तुम्हारे पहले का आंसर आ गया। ठीक,
तो जब भी वेवलेंथ और पोटेंशियल का बात करें तो यही फॉर्मूले यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए अगर यूज करना है तो सीधे ये फॉर्मूला लगा दो 1.23/√3। किसी और पार्टिकल के लिए यूज करना है तो ये जो मैंने फॉर्मूला बताया यहाँ पे इसको यूज कर लो, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, मोमेंटम। तो एक बार अगर वेवलेंथ आ गया, मुझे एक बार बताओ यार, अब तो घिसा बेटा सवाल पूछ रहा है। लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, h/p होता है। अगर वेवलेंथ आ गया तो मुझे ये बताओ, यहाँ से मोमेंटम मैंने निकाल के फेंक दूंगा सीधे, h/लैम्डा। यहाँ से क्या आ गया, मोमेंटम आ गया, ठीक है। वेलोसिटी, अरे अरे क्या क्या पूछता है ये। वेलोसिटी अगर ये पूछ रहा है तो एक बार बताओ, मोमेंटम, मोमेंटम आ गया तुम्हारे पास, कहाँ लिखूं, सब गायब हो रहा है। नीचे लिख देता हूँ चलो। अगर मुझसे मोमेंटम पूछ रहा है तो एक बार बताओ, थर्ड पार्ट कर रहा हूं मैं। मोमेंटम मैंने निकाल दिया सेकंड स्टेप में, और ये होता है m/v, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, मोमेंटम को m से क्या कर देंगे, डिवाइड। मोमेंटम को किससे डिवाइड कर देंगे, m से। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता है 9.1 10⁻31। और मोमेंटम जो है वो तो आपने ऊपर निकाल ही लिया होगा, पुट कर देना, यहां से तुम्हारी वैल्यू क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड में आ जाएगी वैल्यू। समझ में आया बेटा। ये क्वेश्चन देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना। काइनेटिक एनर्जी दे दिया तुम्हें, अच्छा कितना दे दिया, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है सर ये दे दिया, ओके। क्या पूछ रहा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ओके। इसमें क्या कैसे करेंगे बताओ, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वही फॉर्मूला जो मैंने बताया, वेवलेंथ इक्वल्स टू h/मोमेंटम, ठीक है। बट क्या मुझे मोमेंटम दे रखा है, नहीं। क्या दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी दे रखा है। सर क्या आपने अभी एक फॉर्मूला बताया था, मैंने कहा कौन सा बता दो। सर आपने कहा था ना कि मोमेंटम जो होता है वो होता है 2m/k, मैंने कहा बिल्कुल, ऊपर हमने प्रूफ किया। क्या पूछा है, वेवलेंथ, क्या पूछा है, वेवलेंथ। मुझे क्या बताओ, h कांस्टेंट है, मास की वैल्यू 1000 बार बता चुका मैं, k काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, जूल में। किसमें करना पड़ेगा, जूल में। मैंने बताया था, क्या बताया था सर आपने, मैंने बोला था कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 10⁻19 जूल होता है बेटा, हाँ। तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 3.4 इंटू 1.6 10⁻19 जूल। अगर ऐसा हो गया, ये वैल्यू जो हमारी आई है जूल में आ गई, तो यहाँ जब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू प्लेस करना ना, तो पहले उसको जूल में कन्वर्ट कर लेना बेटा, ठीक है। क्योंकि आपको वेवलेंथ निकालना है ना, वेवलेंथ तो ऐसा यूनिट में ही आएगी, मीटर में आएगी, तो उसके लिए आपके लिए काइनेटिक एनर्जी भी ऐसा यूनिट में होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है, तो इससे क्या आ जाएगा बताओ, वेवलेंथ आ जाएगा। सारे आंसर्स मैं इसी मोमेंट पे ड्रॉप करूंगा, ठीक है। आप लोग प्लीज कैलकुलेट करना, क्योंकि वहां पे देखो मैक्सिमम मार्क्स तो मिल गए, यहाँ पे मार्क्स तो मिल गए, अब तुम लोग को आधे मार्क्स के लिए फाइट करना है, और वो आपको कैलकुलेट करके ही करना है, ठीक। कैलकुलेशन में जानबूझ के अवॉइड कर रहा हूँ ताकि वीडियो की लेंथ ना खींचे, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन कराने होते हैं, ठीक है। और तुम लोग 1 घंटे से ऊपर जो होता है तुम लोग देखते ही भाग जाते हो सीधे। फिर देखो स्पीड, और फिर क्या पूछा, वेवलेंथ, अल्फा पार्टिकल का, किसका पूछा बताओ, अल्फा पार्टिकल का। तो जैसे मैंने बताया था कि सर, क्या सर आपने बोला था ना 1.23/√v, यूज कर लीजिए सर। ये देखिए सर, वोल्टेज दिया हुआ है ना। तो वेवलेंथ जो पूछ रहा है सर, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ, अरे अरे जूम मत हो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो पूछ रहा है सर, आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। मैंने कहा नहीं बेटा, ये यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन्स के लिए था, किसके लिए था, मैंने बताया था ना, ये सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू जब मैंने पुट की थी, तो मैंने तुम लोग को बताया था, सचेत किया था कि ये जो फॉर्मूला है ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है, ठीक है। किसी भी और पार्टिकल के लिए हमें बेसिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और वो क्या है बताओ, h/p, h/√2m/k, फिर 2mev0, ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला। क्या मेरी बात समझ में आई। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट पता है हमें। मास किसका यूज करेंगे बेटा, अल्फा पार्टिकल का, तो अल्फा पार्टिकल का मास दिया हुआ है। अल्फा पार्टिकल का एक रिलेशन याद रखना है बेटा, कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन में। क्या पूछ रहा है, जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है ना, वो 4 टाइम्स ऑफ होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, याद रखोगे ये बात। और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है ना, वो होता है 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स के। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, कई बार इनका रेशियो और इनके इस पे क्वेश्चन घुमा के दे देता है। तो मुझे मास दे रखा था 6.4, तो देखो उसका कितना होता है, 1.6 समथिंग होता है, 1.6 10 का पावर 27, 1.6 का 4 टाइम्स करोगे तो 6.4 आएगा। तो ये तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल दे रखा है, ठीक है सर। सर चार्ज, चार्ज से क्या करें,
देखो चार्ज जो है 2 टाइम्स कह रहा है, तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 10 के पावर माइनस 19, तो 2 टाइम्स करोगे तो क्या आएगा 3.2 10 के पावर माइनस 19। तो हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ पे, चार्ज की जो बेटा वैल्यू होगी वो होगी 3.2 10 का पावर माइनस 19। वी नॉट बेटा आपको दे रखा है 100 वोल्ट, वी नॉट कितना दे दिया 100 वोल्ट। मास की वैल्यू भी तुम्हें दे रखा है बेटा कितना 6.4 10 का पावर माइनस 27 kg। ये सारी वैल्यू पुट कर दो, प्लैंक कांस्टेंट का तो पता है क्या आ जाएगा, वेवलेंथ आ जाएगा। सर बट स्पीड भी तो पूछा था, स्पीड इसे क्या करें, मैंने कहा देख लो वेवलेंथ आ गया। अगर एक बार वेवलेंथ आ गया तो मुझे ये बताओ, अगर मैं इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जाऊं सीधे मैं सेकंड पार्ट पे कूद गया, नहीं सीधे सेकंड पार्ट पे कूद गया मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट पार्ट अगर तुमसे पूछ रहा है तो बताओ वेवलेंथ इक्वल्स टू क्या होता है h अपॉन p, यानी मोमेंटम। वेलोसिटी पूछ रहा है तुमसे, वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ बताओ h अपॉन m लैम्डा। तो देखा आपने, सेकंड पार्ट वाला पहले कैलकुलेट करना था, उसके बिना क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, जब तुम ये फॉर्मूला लगाने जाते तुम कहते अरे ये वेवलेंथ दे दिया, वेवलेंथ तो हमारे पास है ही नहीं, तो तुम्हें वेवलेंथ कैलकुलेट करना पड़ता। ठीक है, तब जाके क्या आता है बताओ, वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है। क्लियर है यहाँ तक, पुट कर दोगे यहाँ पे वेवलेंथ जो ऊपर आया आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आई। हमने एक बहुत अच्छे से क्वेश्चन किया, हमने ग्राफ वाले क्वेश्चन किए, हमने नई नई डेफिनेशन जानी, हमने फॉर्मूलाज को कैसे पहचानते, कौन सा फॉर्मूला लगाना है कौन सा नहीं लगाना है, ये सारी चीजें देखी। तो तुम्हें बेसिकली न्यूमेरिकल्स ऐसे ही लगाने होते हैं, तुम्हें ये सोचना होता है कि सर रॉ डेटा दिया हुआ है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना होता है, ग्राफ में कैसे कैसे वैल्यूज पहचानते हैं, सर क्या दिया है क्या नहीं दिया है। ग्राफ को हमने प्लॉट करना भी सीखा, हमने प्लैंक कॉन्स्टेंट और ग्राफिकली निकालना सीखा। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सारे लेक्चर्स को रिवाइज करते रहो बार 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 बार। कोई भी डाउट हो, कोई फीडबैक हो सकता हो मैंने कहीं मिस्टेक कर दी हो, कैलकुलेशन कैलकुलेशन मैंने कहीं किया नहीं, बट फिर भी तो प्लीज कमेंट में ड्रॉप करना। ठीक, दूसरी बात, मैं अभी और भी लेक्चर्स लाने वाला हूँ। ठीक है, फिर से मैं डेली अब लेक्चर्स लाने वाला हूँ, एग्जाम्स था बीच में, मैंने बताया मैं बिजी हो गया था, बट अभी और भी लेक्चर्स आएंगे, और भी लेक्चर्स आएंगे, तुम लोग देखते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, और जो भी फीडबैक है दो, कोई भी फीडबैक हो, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी फीडबैक है दो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ते रहो, कुछ दिन थोड़ा सा कम सो लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग यंग है ना, वी हील लाइक वुल्वरीन, है ना। तो अभी जो है तुम्हारे पास जो भी है उसका एडवांटेज यूज करो, अभी सबसे बड़ी लग्जरी तुम्हारी एज है। ठीक है, अभी उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज करो, थोड़ा सा कम सो लोगे तो क्या हो जाएगा यार, है ना। थोड़ा सा पढ़ लो। आज हो गई तुम्हारी कितनी तारीख हो गई आज, आज हो गई 14। ठीक है, 20 को पेपर है, हार्डली एक महीना है, बट अगर इसका इस्तेमाल करो तुम्हारे पास 2 महीने हैं। कैसे, अगर तुम हर दिन को 2 दिन की तरह यूज करो तुम्हारे पास 2 महीने हो गए है कि नहीं? मतलब नॉर्मली अगर तुम 4 घंटे पढ़ते हो तो अब 8 घंटा पढ़ना शुरू कर दो, हो गया 2 दिन। एक दिन को 2 दिन में कन्वर्ट कर लिया, 2 महीना है तुम्हारे पास। टारगेट बनाओ कि डेली मुझे इतने डेरिवेशन तो याद करने ही करने हैं, डेली मुझे 4 डेरिवेशन याद करने ही करने हैं, डेली मुझे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी ही करनी है, मुझे फॉर्मूलाज प्रैक्टिस करने ही करने हैं। ठीक है, ये सारे करते रहो और तुम लोग का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, एकदम टेंशन मत लो, बहुत अच्छा पेपर करके आओगे तुम लोग। ठीक है, बस अच्छे से मेहनत से लगन से पढ़ते रहो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी ऐसे लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।